सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग एक हमारे दावतनामे पे यहाँ पे हाजिर हुए। मौजू क्या है, शायद आपको प्रेस इनवाइट में हमने बता ही दिया था कि हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष और गोवंडी शिवाजी नगर से विधायक माननीय अबू आसिम आदमी साहब 11 तारीख को यहाँ आ रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि आखिर वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि हमारी पार्टी मालेगांव में एक कोशिश कर रही है। यहाँ पर हम लोग ऐसे सत्ता में तो नहीं हैं, क्योंकि अबू आसिम आदमी साहब आप सब लोग जानते हैं एक ऐसी आवाज़ है जो पूरे देश में आज जो नफरत की राजनीति हो रही है, जो दो लोग मिलके, रंगा और बिल्ला मिलके इस देश की ईडी से लेके सुप्रीम कोर्ट से लेके जो उन्होंने संस्थाओं का मजाक बना के रखा है, उसके खिलाफ हम लोग हर जगह इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप सबको मालूम है कि अबू आसिम आदमी साहब उसमें एक जिम्मेदार आवाज़ है। तो हमें लगा कि मालेगांव एक ऐसा शहर है, मैं आपको बताऊं, शायद काफ़ी लोगों को पता हो, मुझे इंटरेस्टिंग बात ये पता चली कि मालेगांव बड़ा इंटरेस्टिंग शहर है। कि पिछले वक्त अभी कोविड में यहाँ पर एक स्टडी ये हो रही है कि सब कुछ होने के बाद भी यहाँ पर कोविड बहुत ज़्यादा फैला क्यों नहीं। तो आपके शहर की जो खुसूसियात हैं और आपके शहर को बहुत बदनाम करने की भी कोशिश की गई है अलग अलग मौक़ों पर, ठीक है, बॉम्ब ब्लास्ट करा के, जबकि सबको पता है वो कौन से लोग थे और कौन सी नफरत की राजनीति करने वाले लोग थे जिन्होंने इस शहर का जो है माहौल ख़राब किया। पिछले वक्त आपने पिछले साल देखा होगा कि 12 नवंबर को यहाँ पर क्या हुआ, वो सबके सामने है। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज एनसीपी जो अपने आप को जो है बहुत ही सेकुलर राजनीति करने वाले लोग बोलते हैं, अबू आसिम आदमी साहब उनके पास गए, उन लोगों की जो है आवाज़ उन्होंने उठाई और उन लोगों का जो है मुद्दा उन्होंने सामने रखा, लेकिन एनसीपी का होम मिनिस्टर होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं मालेगांव की लोगों को उनकी असलियत बताना चाहता हूँ। आपके पास वीडियोस, फोटोज आप कहीं से भी निकाल लीजिए, ये असलियत है एनसीपी की। तो ये एक मुद्दा है। लेकिन अगर आप मालेगांव में पिछली बार 2 या 3 महीने पहले पहली बार आया था, मुझे बहुत तकलीफ हुई। आखिर क्यों ही मुसलमानों के इलाकों में सड़कें क्यों नहीं होती, आखिर क्यों जो है मुसलमान जो है वो बहुत ही पसमानदगी में जिंदगी बिताता है। आप जाके देखिए कौन सी ऐसी सड़क है मालेगांव में, मुझसे बेहतर आप जानते होंगे, लेकिन हम कभी के लिए आते हैं। आपका ये जो फ्लाईओवर बन रहा है, ये बना ही जा रहा है, ये तो मोदी जी के 15 लाख की तरह हो गया, मुझे लग रहा है, बन के ही खत्म नहीं हो रहा। इस तरह के जुमलेबाजी जो मालेगांव ने बहुत कुछ पिछले वक्त में खोया है। और मैं अपने नेता अबू आसिम आदमी साहब, बहुत सारे लोगों को इस बात का पता होगा, चाहे वो 2002 के बम ब्लास्ट हों, 2002 के फसादात हों, 2006 के बम ब्लास्ट हों, उन्होंने हज़ारों लोगों की मदद की, यहाँ तक रोजगार से दिलाने के लिए पर्सनल हम लोग क्या हेल्प कर सकते हैं। तो अब हमने ये बीड़ा उठाया है कि जो, और आप ये देखिए कि कुछ लोग जो है मुस्लिम क़यादत की बात करते हैं, और जिनके 2 एमएलए भी हैं, एक धुलिया में और एक मालेगांव में। क्या आपने कभी ऐसे मुसलमानों के मसाइल पे उनको असेंबली में किसी से लड़ते भिड़ते देखा है? क्या आपने देखा है इन दोनों? और हमारे 2 एमएलए हैं, एक अबू आसिम आदमी साहब हैं, एक रईस शेख साहब हैं। आप देखिए, आप उठा के देखिए, मुसलमानों के इलाकों में ये ड्रग्स की समस्या क्यों ज़्यादा है, इस बात को लेके हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये बहुत बड़ी एक साजिश है। ये पैटर्न जो है वो अमेरिका से लाया गया है। अमेरिका के अंदर ब्लैक्स लोगों के जो सेटलमेंट्स होते हैं, जो वहाँ पर जो लोग रहते हैं, वहाँ पर इस तरह की समस्याएं होती हैं। हमारी मुसलमान नौजवानों को, आने वाली पीढ़ियों को कैसे बर्बाद किया जाए, इसके लिए काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। और सबको, आप लोग क्योंकि मारूफ हैं और सब आपको पता होगा कि किस तरह से एक साजिश रची जा रही है। और हिंदुस्तान की जो मिट्टी है वो बड़ी जरखेज़ है। इस तरह की साजिश रचने वालों को हम लोगों को हराना है। हम ये नहीं कहते कि हम सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन जो भी दबे कुचले लोग हैं, कहीं से भी जहां हमें लगता है किसी के खिलाफ नाइंसाफ़ी हो रही है, समाजवादी पार्टी जो है उनका आवाज़ उठाने की कोशिश करती है। तो मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मालेगांव आपके ज़रिए से मालेगांव की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि अबू आसिम आदमी साहब ने एक मुहिम छेड़ी है कि मुझे मालेगांव में, और वो अक्सर इस बात को बोलते हैं कि एक पैर मेरा मुंबई में और दूसरा मालेगांव में, तो वो बहुत ही फिक्रमंद है यहाँ के हालात को लेके, चाहे वो यहाँ की सड़कों के हालात हों, चाहे वो यहाँ के स्कूल्स के हालात हों, या चाहे यहाँ पर जो अटैक लगातार हो रहा है और उन्हीं लोगों के द्वारा हो रहा है जो सेकुलर चोला पहन के जो है घूमते हैं, चाहे वो एनसीपी हो या चाहे वो और दीगर पार्टियाँ हों। तो मैं ख़ास तौर से ये कहना चाहता हूँ कि मालेगांव की जनता याद रखे कि एनसीपी का होम मिनिस्टर थे जब यहाँ पर ये चीज़ें हुई और उन्होंने कोई किसी की मदद नहीं की। और बाकी के भी जो आपके लूम के यहाँ के मुद्दे हैं हमारे, क्योंकि भिवंडी और हमारे एक आमदार भिवंडी के हैं और मालेगांव भी लूम से एक दूसरे को जो है कनेक्ट करता है, तो वो मुद्दे हम लोग कोशिश करते हैं कि हाँ, जो साइजिंग का ये हमारे
गुड्डू काकर साहब बता रहे हैं कि जो साइजिंग का एक इशू था उसको लेके आवाज उठा, और जितने भी लूम के मुद्दे, अभी जो सब्सिडी आप लोगों की खत्म होने वाली है शायद आने वाले कुछ वक्त में, उसको लेके हम लोगों ने अभी से एक प्रोएक्टिव अप्रोच लेके हम उसके लिए काम कर रहे हैं कि उससे कौन कौन मिनिस्ट्रीज से कहाँ कहाँ कैसी कैसी परमिशन चाहिए, ताकि वो अगर लूम की सब्सिडी खत्म होने के बाद हमें बहुत दिनों की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो मैं आप मीडिया के लोगों से खासतौर से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम एक बहुत ही सेन और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ मालेगांव के विकास के लिए, मालेगांव में जो तमाम समस्या उनको एड्रेस करने के लिए हमारे अध्यक्ष जो है मतलब आमदार अबू आसिम आज़मी साहब आ रहे हैं, तो आप हमें मदद करें कि ताकि हम लोगों तक रीच आउट कर सकें, क्योंकि देश की मीडिया का हालात सबको पता है। अगर बहुत ज़्यादा 7 से 10 लोग टीवी देख लेते हैं, उनको हार्ट अटैक की जो है अभी समस्या बहुत ज़्यादा, लेकिन आप लोग बहुत ही जो सोशल मीडिया की जो वॉइसेस हैं, जो छोटे छोटे हमारे शहरों की वॉइसेस हैं, आप लोगों पे ही अभी ये चौथा पाँचवा स्तंभ जो है वो टिका हुआ है। अगर आप लोगों ने अपना काम जिम्मेदारी से किया तो शायद हम छोटों शहरों में तो सही खबर पहुंचाने में कामयाब होंगे, लेकिन क्योंकि एक तरफ जो है संबित पात्रा बैठते हैं, दूसरी तरफ, और आपने कभी पैनल्स देखे होंगे, एक आदमी जो है आरएसएस का विचारक को भी वहां बैठा देंगे, मतलब बीजेपी के 3 प्रवक्ता होते हैं, ठीक है, और कोई आदमी किसी यूनिवर्सिटी से बैठा होता है उसको तीनों कर दे, तो वो सारी चीज़ें सामने हैं। तो कैसे इस लड़ाई को लड़ा जाए, कैसे इसकी शुरुआत करी जाए, जो पिछले वक्त में चीज़ें हुई हैं मालेगांव के अंदर, जिन लोगों ने मालेगांव पर गंदी नज़र रख के वो किया है, उन तमाम मुद्दों को लेके 11 तारीख को हम यहाँ पर अबू आसिम आज़मी साहब आ रहे हैं। डिटेल्स जो है वो आपको हम उसकी फॉरवर्ड कर देंगे। वो हॉल का नाम बताइए। हॉल का नाम हबीब लॉन्स में शाम को 7 बजे का कार्यक्रम है। आपके थ्रू जो है हम लोग 12 नवंबर की बात आप बोले कि एनसीपी के वजीर होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कोई मदद नहीं की, किस बुनियाद पे कहते हैं आप? नहीं, मैं खुद गया था। हाँ, जब अबू आसिम आज़मी साहब एक डेलीगेशन लेके गए थे, और वो आएंगे तो इस बारे में मतलब बोलेंगे भी, उनसे कहा गया कि 307 कैसे लग सकती है, क्योंकि उसकी कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज होती हैं। ठीक है, 120 भी, तो फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत प्रॉब्लमेटिक धारा होती है 120 भी पूरा, क्योंकि आप अगर दिल्ली, मेरे खुद के दोस्त, आज मैं जब लौट के आ रहा था तो जेल से मेरे एक दोस्त का, मेरे बहुत सारे साथी, उमर खालिद हो, मीरान हैदर हो, सब लोग जेलों में हैं, सबको 120 लगी। 120 ऐसी धारा है कि मैं आप पे लगा दूं कि आपने जो है इसकी कॉन्स्पिरेसी रची और आप इसके सर्वे सरवाए, वो प्रॉब्लमेटिक है। 307 कैसे लगा दिया आपने, कौन सी आपने इंजरीज दिखाई, कहाँ पे आपने इंजरीज, वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक एफआईआर थी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ, मुझे उसके इशू, लेकिन हमें भी अपने जज्बातों पे काबू रखना चाहिए। मैं ये नहीं मानता हूँ कि किसी ने कोई गलती की होगी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमारी तरफ से ऐसी हो जाती हैं जिससे लोगों को मौका मिल जाता है हमारे ही खिलाफ खड़े होने का। तो उस मुद्दे को मैं जब लास्ट टाइम आया था, मैं कोशिश भी कर रहा था कि अगर कुछ अच्छे लॉयर्स देना पड़े, हाई कोर्ट में कुछ लॉयर्स खड़े करना हो, क्योंकि हमारे पास एक टीम है, हम वो भी मदद करेंगे। तो उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा था। अगर आप ये बताइए, सरकार उनकी, सब जानते थे कि मुख्यमंत्री जरूर उद्धव ठाकरे साहब थे, लेकिन शरद पवार साहब के बगैर कुछ होता तो नहीं था। एनसीपी की तो लोग थे, फिर क्यों इतने दिनों से तक वो लोग जो है जेलों में रहे, और अभी भी कुछ लोग जो है जेलों में हैं। बहुत सारे लोगों की जमानत नहीं, कुछ लोगों की बेल नहीं हुई है, कुछ फरार भी हैं, कुछ लोगों की बेल नहीं हुई है, काफ़ी लोग फरार भी हैं। तो ये एक वन ऑफ द इशू है, और आइंदा से हमारे मालेगांव में इस तरह की चीज़ें ना। और दिन क्या था, 12 नवंबर को जुमे का दिन था। मैं आप लोगों से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, मैंने दिल्ली में एक्टिविज़म किया है, अलीगढ़ में एक्टिविज़म किया है। अवॉइड किया कीजिए जुमे के दिन इस तरह के प्रोग्राम। मैं आपका छोटा, ये कोई मैं राजनीतिक वो नहीं दे रहा हूँ, आपका हमदर्द होने के नाते कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश का मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ। मैं नेशनल वर्किंग ग्रुप का मेंबर था, हम भारत के लोग करके एक ग्रुप था जो पूरे देश के अंदर CNRC का मूवमेंट कर रहा था। मैं, योगेंद्र यादव जी, उमर खालिद, हम सब लोग थे। हमने 19 दिसंबर का कॉल दिया था। क्यों? क्योंकि उस दिन राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान का शहादत का दिन होता है। तो हमने एक साजी विरासत हमने दिखाना चाहिए कि ये देश जो है वो सबका है, हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का है, सब ने कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर वो 19 दिसंबर का कॉल ना होके 21 दिसंबर का कॉल हुआ, और 21 दिसंबर को जुमा था, और वहाँ पर इतनी मुश्किल हुई, तकरीबन 29 लोगों को जो है पुलिस की गोली से शहीद हुए। उनके आसिम भाई ने मुझे पर्सनली उन सब के परिवारों में भेजा, एक एक परिवार के हम लोग गए, उन लोगों की हमने मदद की। हमने उनसे वादा किया, मैं अखिलेश यादव जी से उनको मिला, हमने वादा किया अगर आपकी सरकार बनती है तो जो FR लगी हैं
वो एफआईआर हम हटाएंगे, मतलब एफआईआर हटा के सब पे फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी, दोबारा इन्वेस्टिगेशन होगी और सबको नौकरियां और 50-50 लाख रुपये मुआवजा। लेकिन ठीक है, अल्लाह को कुछ और मंजूर था, सरकार नहीं बन पाई। तो मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि उनकी, वरना किसकी सरकार थी? क्या होम मिनिस्टर एक स्पेशल SIT नहीं बैठा सकते थे कि इस बात की जाँच हो? अगर उनकी जिसकी गलती है, और एक चीज़ और, मैं जानता हूँ पुलिस के लोग भी यहाँ बैठे हैं, जिसकी गलती है उसके लिए हम लोग नहीं लड़ रहे हैं। जिन बेगुनाहों को आप जो है जेलों के अंदर, जो क्या बेगुनाह 20 साल के बाद आप कहते हैं 20 साल तक आपने सजा दी और 20 साल के बाद का नहीं, ये तो आतंकवादी नहीं था, कोई सबूत इसके खिलाफ नहीं मिला, उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई। ये सारी चीज़ें सबके सामने, किसी भी मतलब जिसने कसूर किया है उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं, जिनके बच्चे छोटे छोटे बिलख रहे हैं, जो ईदों पे जो है दूसरी जगहों पे मना रहे हैं, हम उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो किसी भी तरह की किसी को कोई गलतफहमी नहीं।